आज अपन जो देखने वाले हैं वो स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता है। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता। मस्त टॉपिक है। और अभी तक आपने क्या देखा है? अभी तक आपने ये देखा कि साझेदारों के बीच में क्या होता है, लाभ का विभाजन किस तरह से हम लाभ हानि नियोजन खाता में करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं स्थिर और एवं परिवर्तनशील। नाम से क्या लग रहा है? हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम पूंजी खाता। क्या बनाने जा रहे हैं? पूंजी खाता। देखो बेटा, मैंने आपको शुरुआत से ही इस चैप्टर को पढ़ाते समय पिछले साल का रेफरेंस लिया था। आपके लाभ हानि खाते लिए थे। लाभ हानि का जो एक से शुद्ध लाभ बचता था वो जाके कहाँ पे जुड़ जाता था? पूंजी में। चिट्ठा में कहाँ पे जाके जुड़ जाता था? पूंजी में। एक जने का था ना, वहाँ पे एक जने का था। कोई दिक्कत था क्या? नहीं था। मतलब यहाँ पे अगर जो शेष शुद्ध लाभ आता वो कहीं ना कहीं पूंजी में जाके क्या हो जाता था? जुड़ जाता था शुद्ध लाभ करके। और फिर आप क्या करते थे? इनका टोटल बाहर दिखाते थे। दिखाते के थे नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो लाभ है इसका बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? और अलग अलग तरीके से बंटवारा हो रहा है। अब इस बंटवारे के बाद क्या होगा? पूंजी यहाँ पे एक जने का नहीं रहेगा, यहाँ पे 2-3 जने पार्टनर का रहेगा। समझ में आ रहा है? कितने पार्टनर का रहेगा? 2-3 जने पार्टनर का रहेगा मैक्सिमम। अभी आपके सवाल के हिसाब से 3 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा पार्टनर बहुत ही कम मिलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर है और ये पूंजी जो शुद्ध लाभ है इसको आपने बांट दिया किसमें? लाभ हानि नियोजन खाते में। किसमें? लाभ हानि नियोजन खाते में। अब बांटने के बाद क्या उनकी पूंजी में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? वो सारे खर्चे जो फर्म के लिए हैं, फर्म के लिए क्या क्या खर्चा है? पूंजी पे ब्याज देना, वेतन देना, कमीशन देना, और किसी साझेदार ने अगर अतिरिक्त राशि दे रखी, लोन, क्या दे रखा है? लोन, तो उस पर भी ब्याज देना। तो ये सारा का सारा खर्चा है। तो जो जो खर्चे पूंजी से संबंधित है, मतलब हम जो अगर ये देखा जाए लोन के अतिरिक्त सारे जो खर्चे हैं ना फर्म के लिए, कौन कौन से खर्चे? पूंजी पे ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारा कुछ, ये कहीं ना कहीं इसके लिए क्या होगा? लाभ हो गया साझेदार के। तो साझेदार के खाते में उसको क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ना चाहिए। कोई पैसा अगर मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये लिए उधार, फर्म ने क्या किए? 100 रुपये उधार लिए। अब 100 रुपये पे उन्होंने कमाई की, और कमाई किया मान लीजिए 10 रुपये। कितना रुपये? 10 रुपये। अगर मैं वो 10 रुपये नहीं दे रहा हूँ तो क्या बोलूँगा कि पहले जो 100 रुपये देना था उसी में क्या कर दूँ? उसी गुल्लक में डाल देता हूँ। अब जो सामने वाला मांगने आएगा उसको क्या देंगे? 110 देंगे इकट्ठे। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही फर्म क्या कर रहा है? जो भी कमाई कर रहा है वो किसके लिए कमाई कर रहा है? इन साझेदारों के लिए। तो जो जो फ़ायदा इन साझेदारों को पहुंचाना है हम क्या करेंगे? इनके खातों में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस बार बार करने से क्या होगा? कचरा होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले तो सिंपल था, एक जने का था, कोई दिक्कत नहीं होता था। आप क्या करते थे? प्लस लिख देते थे, यहाँ पे कुछ अमाउंट आता था और फिर बाहर में आप क्या करते थे? छाप देते थे। ऐसा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बार बार प्लस माइनस, कभी प्लस करोगे कभी माइनस करोगे। क्या क्या प्लस करेंगे? प्लस तो वो है पूंजी पे ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारा प्लस करने वाले पार्ट हैं। और आहरण पे ब्याज क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या है? फर्म के लिए लाभ है, साझेदार के लिए लाभ नहीं है, वो फर्म के लिए लाभ है। तो फर्म के लिए अगर देखा जाए तो जो जो पूंजी पे जोड़ने वाली बातें उसको जोड़ेंगे और जो जो घटाने वाली बातें उसको घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्टली चिट्ठा में नहीं करेंगे। इसके पहले हम बनाते हैं स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता। आज हम देखने वाले हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता, कल हम देखेंगे स्थिर पूंजी खाता। ठीक है? परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है? जैसे अभी हमने क्या देखा बेटा? मैं कुछ फॉर्मेट के हिसाब से बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। ठीक है? अभी हमने क्या क्या देखा है? आपने जब भी क्या बनाए? लाभ हानि नियोजन खाता बनाए कि नहीं बनाए? तो क्या क्या किया आपने? शेष जो लाभ है, लाभ का जो शेष है, या ऐसे लिखते थे, लाभ जो कि लाभ हानि खाते से आता था उसका शेष लिखते थे यहाँ पे, है ना? और ये कुछ अमाउंट आता था कि नहीं आता था? आता था। फिर उसके बाद क्या करते थे? यहाँ पे आप लिखते थे फिर पूंजी पे ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अगर सभी साझेदारों को दे रहे हैं तो ए और बी, मान लीजिए अपन 2 पार्टनर को लेके चल रहे हैं, ठीक है? और फिर वेतन देते थे। क्या देते थे? वेतन या कमीशन। एक ही जैसा है इनका ट्रीटमेंट। तो वेतन और कमीशन मान लीजिए सिर्फ बी को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? बी को। तो कुछ इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है?
और फिर जो लाभ बच जाता था उसके बाद भी लाभ बच जाता था उसको क्या करते थे, साझेदारों के बीच में बांट देते थे। ऐसा करते हैं ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आहरण पर ब्याज। आपके बुक में यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, अगर किसी साझेदार ने क्या दे रखा है, ऋण। क्या दे रखा है बेटा, ऋण। और ऋण पर हम क्या देंगे, ऋण पर ब्याज। और मान लीजिए ए ने ऋण दे रखा है, ए ने क्या दे रखा है, ऋण। अब ए ने अगर ऋण दे रखा है तो ऋण पर क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। कुछ ना बोले तो 6% और कुछ बोल रहा है तो वो बोला हुआ %, ठीक है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका लाभ का कुछ हिस्सा बच जाता है, ठीक है, कुछ हिस्सा लाभ का बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साझेदारों की पूंजी ऐसे लिखते थे ना, साझेदारों की पूंजी खाता, ऐसा लिख के ए और बी के जितने जितने बनते हैं, जिस अनुपात में इन्होंने बोला है उस अनुपात में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। बस इतना सा काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आहरण ए और बी दोनों ने कर रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बस इतना सा हम काम करते हैं। इतनी ही हमारी क्या है, लाभ हानि खाता है। ये लाभ हानि नियोजन खाता है, लाभ हानि नियोजन खाता। अभी इसी लाभ हानि नियोजन खाते के बनाते समय हमको इसके साथ साथ एक और खाता बनाने के लिए बोला जाता है, वो है साझेदारों की पूंजी खाता, ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन खाता में हमने तो बंटवारा कर दिया। खैर ये क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किस साझेदार को लाभ का जो हिस्सा है उसमें से कितना कितना दिया जाना है। मेरे को बताओ, ए को जहाँ जहाँ पे लाभ हुआ है, ए को जहाँ जहाँ पे लाभ हुआ है, एक यहाँ पे लाभ हुआ है, एक यहाँ पे लाभ हुआ है, एक यहाँ पे लाभ हुआ है, 3 जगह लाभ किसको हुआ है, मतलब 3 जगह से ए का अगर देखा जाए तो जो भी उसकी पूंजी होगी उसमें इतने लाभ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। मतलब ये यहाँ पे जो क्या आने वाला है, अमाउंट आने वाला है, यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है, यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है, वो कुल अमाउंट करेंगे, उसको क्या करेंगे, पूंजी में जोड़ रहे होंगे। समझ में आया। और यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट घट रहा होगा, घट रहा होगा कि नहीं घट रहा होगा। वैसे ही बी के लिए देखेंगे तो बी का जहाँ जहाँ पे अमाउंट आ रहा है वो जुड़ रहा होगा इधर, और यहाँ पे जो आया होगा बी का अमाउंट वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अब इसको नंबर में लेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है, समझ में आया। अब आपने जब भी एंट्री की है, क्या एंट्री, सबसे पहली प्रविष्टि जब आपने अकाउंटिंग करते समय सीखा है वो है साझेदार। जब भी कोई पार्टनर क्या लाता है या कोई भी व्यापारी क्या करता है, पूंजी लगाता है। क्या लगाता है, तो क्या एंट्री होती है। मान लीजिए कोई व्यापारी ने फर्म में या अपने व्यवसाय में क्या दिया है, 1 लाख रुपए दिया है कैश के रूप में, तो क्या एंट्री करते हो, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, रोकड़ खाता विकलन रोकड़ विकलन और पूंजी ऐसे लिखते हो ना। अब यहाँ पे तो एक जने साझेदार है नहीं, तो यहाँ पे रोकड़ मान लीजिए ए बी दोनों लगा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए की पूंजी और बी की पूंजी। आपको ऐसे लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है। रोकड़ आएगा और इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रविष्टि बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, जहाँ पे एक जैसी एंट्री एक ही दिन में इकट्ठे हो रही तो हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठे लिख देते हैं। तो ये क्या है, हमारी संयुक्त प्रविष्टि है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ने क्या लगा रखे हैं, पूंजी लगा रखे हैं, तो ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री का आप मेरे को बता सकते हो, खाता बही जब बनाओगे आप क्या बनाओगे, खाता बही, तो इस एंट्री का कैसे कैसे कहाँ पे इफेक्ट जाएगा। आपने रोकड़ खाता बनाया है ना, आपने क्लास 11th में रोकड़ खाता बनाया है, उसमें हमने डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी रोकड़ बही हमने देखा है कि नहीं देखा है। हमने क्या देखा है उसमें कि जहाँ पे रोकड़ वाले एंट्री आती थी वो रोकड़ वाले खाने में जाके सेट हो जाता था, जहाँ पे बैंक वाला आता था वहाँ पे बैंक वाले कॉलम में जाके क्या हो जाता था, सेट हो जाता। मतलब हम 2 अलग अलग नहीं बनाते थे, हम 2 अलग अलग बनाते थे, क्या बैंक का अलग रोकड़ का अलग नहीं, हम क्या करते थे, दोनों को एक ही फॉर्मेट के अंदर लाके इकट्ठा जोड़ देते थे। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से बनाते थे कि नहीं बनाते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम हर एक साझेदार का क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट छोटा छोटा खाता नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब में से क्या है, उनके जो नाम है ना, कॉमन नेम, क्योंकि पूंजी पर ब्याज सिर्फ ए बस को देना है क्या, नहीं, दोनों को देना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे बी। हालांकि यहाँ पे और भी डिटेल्स लिखी जाएगी, लेकिन मेरे पास जगह कम है। जैसे आप लोग क्या लिखते हैं, तिथि, अब तिथि लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तिथि लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऊपर में ये साल के आखिरी दिन बना रहे हो, साल के आखिरी दिन बना रहे हो, तो अलग तो कोई तिथि होगा नहीं, अलग अलग तिथि होगी क्या, नहीं। जब आप नॉर्मल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी तिथियाँ होती हैं, एक ही प्रकार के खाते बहुत बार प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बनाया जा रहा है ये सिर्फ साल के आखिरी दिन उस 31 तारीख को होगा। समझ में आया कि नहीं होगा, आया कि नहीं आया।
आया। चलो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी देखो बताओ, ये डेबिट साइड है, विकलन बोलते हैं, और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। इसमें भी क्या बोलते हैं, ये साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों की पूंजी खाता। और यहाँ पे ए का खाता और यहाँ पे बी का खाता इकट्ठे करेंगे। क्या करेंगे, इकट्ठे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसकी एंट्री पास करते हो बेटा, किसकी, इस एंट्री की, क्योंकि कहीं ना कहीं साल में पूंजी अगर मान लीजिए पहली बार लगा रहे हैं, अभी धंधा शुरू कर रहे हैं, तो भी यही एंट्री होगी। पिछले साल से अगर कुछ आ रहा है शेष, पिछले साल से अगर कुछ शेष आ रहा है तो शेष किधर लिखते हैं, पूंजी का शेष कहाँ पे लिखे जाएगा, इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूंजी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है ना, क्रेडिट है ना, ये डेबिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो अपन क्या बोलेंगे, पूंजी का जब भी हम शेष बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन तो हम मान लेंगे कि वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस से मतलब कि वो एक प्रकार के लिए फर्म के लिए दायित्व है। क्या है वो, और जब भी हम किसी दायित्व का क्या बनाते हैं, खाता भाई बनाते हैं, तो उसका हमेशा प्रारंभिक शेष किधर से होता है, क्रेडिट साइड से होता है। अगर किसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे तो उसका जो खाता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट से। कहाँ से, डेबिट से। जैसे रोकड़ का शेष, बैंक का शेष, तो हम क्या मान लेते हैं कि डेबिट से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है, रोकड़ का कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, पता है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। अब जो भी अमाउंट रहेगा इनका हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम यही तो काम करते थे। पिछली पूंजी रहती थी, जो हमने अभी चिट्ठा बनाया था छोटा वाला अकेले वाले के लिए, पिछली जो पूंजी रहती थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डायरेक्टली जाके लाभ हानि का जो शुद्ध लाभ को क्या किया था, डायरेक्टली जोड़ दिया था। क्या किया था, डायरेक्टली। अब जोड़ने का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी खाते में मुझे कोई अमाउंट जोड़ना है, अब प्रारंभिक शेष इधर है, जोड़ूंगा तो मैं इधर लिखूंगा कि इधर। अगर मुझे पूंजी में कुछ अमाउंट बढ़ाना है तो इधर लिखना है कि इधर, इधर कि इधर, डेबिट में कि क्रेडिट में, इधर। क्रेडिट वाले कितने हैं, एक बार हाथ उठाइए, बाकी डेबिट वाले हैं। चलो 5 जने डेबिट वाले, 5 जने क्रेडिट वाले, ऐसा कुछ है। चलो आप सुनिए ध्यान से बेटा, जब भी हम किसी खाते को बढ़ाते हैं, जब भी हमको किसी खाते को बढ़ाना है, अब बताइए पूंजी क्रेडिट होता है, पूंजी क्या होता है, क्रेडिट। अगर मुझे क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अगर मुझे जेब में पैसे डालने हैं तो जेब में और पैसा डालना पड़ेगा ना, उसी जेब में कि निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या, बढ़ाना। इसका मतलब यह है कि आपको उसी खाते में, उसी साइड में क्या करने हैं, एंट्री करनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे पूंजी होता तो क्रेडिट है, अगर मैं डेबिट कर दूंगा इसका मतलब क्या होगा, पूंजी घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पूंजी घट रहा है। अगर मैं इधर लिख दूंगा तो पूंजी घटने वाली बात है, और इधर लिखूंगा तो पूंजी बढ़ने वाली बात है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब जब साझेदारों की पूंजी किस किस वजह से बढ़ेगी, पहला उन पे ब्याज दे रहे हैं तो उनके ब्याज उनके खाते में जाके चुपचाप जाके ऐड हो जाएगा। वेतन और कमीशन जिनको दिया जा रहा है उसके नाम से उनके खाते क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। इनके खाते का बैलेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ेगा। जिस जिस नाम से यहाँ पे लिखा गया है उन सभी नामों के यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए इसका मैं फिलहाल फॉर्मेट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अभी नंबर मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे शेष लाया गया है, कुछ याद ना है तो आपने तो ये समझ में आपको समझ में आता है कि अगर इधर का है, अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इधर आता है। अगर हमने डेबिट साइड को ट्रांसफ़र करने तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। इतना तो ध्यान रहेगा ना। तो ये डेबिट साइड है, अगर इधर के सारे बैलेंस को इसमें डालना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है, ये लाभ का हिस्सा बंटवारा, तो हमने बंटवारे के तरीके देखे यहाँ पे। अब बंटवारे के जो जो जिसको जिसको मिलना है वो इसके पूंजी खाते में जाके क्या होगा, ऐड होगा, या तो लेस होगा, घटेगा तो बढ़ेगा। तो जो इनके पूंजी पे बढ़ाने वाली चीज़ें वो इधर है, घटाने वाली चीज़ें इधर है मात्र। समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक चीज़ और, शेष लाया गया है। अगर मान लीजिए किसी का आहरण है, क्या है, आहरण। अगर साल के बीच में आहरण भी किया जाता है, मान लो किसी साझेदार आहरण करता है, मैंने आपको बताया आहरण यहाँ पे नहीं आता है, आहरण यहाँ पे आता है क्या। और जब भी आप एकल स्वामित्व वाले बनाते थे तो आहरण को वहाँ पे क्या करते थे, घटाते थे। क्या करते थे, घटाते थे ना। तो यहाँ पे अगर मुझे आहरण को घटाना है तो इधर लिखूँगा कि इधर लिखूँगा,
डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो अपन डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? डेबिट साइड। मैंने बताया था आपको लाभ हानि नियोजन खाता में कभी भी आहरण या पूंजी नहीं आएगा, कभी भी आहरण और पूंजी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम मात्र का खाता है और ये खाता है व्यक्तिगत। ये क्या है? क्योंकि व्यक्ति है ना, लोग पार्टनर हैं, ये लोग व्यक्ति हैं, तो इनका खाता क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत खाते में कभी भी आप क्या नहीं करते, एक तरह से लाभ या हानि के बारे में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। उससे आप लोग को लाभ हानि पता नहीं चलता है, बस बैलेंस ये पता चलता है किसका कितना लेना है, किसको कितना देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो साझेदारों की पूंजी खाता में पूंजी का शेष इधर है, और जब इसमें आहरण अगर कोई साझेदार करता है साल के बीच में या कभी भी, तो वो इधर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आहरण। क्या लिखेंगे? आहरण। और आहरण का यहाँ पे मान लीजिए ए और बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का आहरण यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ पे आहरण का लिखा जाएगा। समझ में आया? अब देखो बेटा, यहाँ पे पूंजी पे ब्याज है, वेतन, ऋण पर ब्याज और साझेदार की पूंजी। बस ये वाले पॉइंट को थोड़ा छोड़ देना, ये वाले पॉइंट को क्या करना? छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? मैंने आपको ये बताया है कि ये क्या है? लोन है। क्या है ये? पूंजी है क्या ये? तो ये लोन का जो अमाउंट है ना, जैसे आप क्या बनाते हैं, जो चिट्ठा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चिट्ठा। वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? पूंजी लिखते हैं, फिर लाभ वगैरह जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे किसी का लोन है, मान लीजिए ए का लोन है। किसका लोन है बेटा? ए का लोन। अगर लोन का पैसा उनको दिया जा चुका है, मतलब ब्याज का पैसा उनको दिया जा चुका है, तो लोन बढ़ेगा क्या? अगर मान लीजिए मैं आपसे 100 रुपये लेता हूँ लोन, और आपका 5 रुपये ब्याज बनता है साल भर में, अगर मैंने आपको साल भर के 5 रुपये दे दिए, तो क्या मैं अभी भी बोलूँगा क्या 105 रुपये देना है करके? नहीं, मैं तो 5 दे दिया हूँ ना। अगर नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? उसी लोन की राशि बढ़ जाएगी, उस लोन की राशि क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे ऋण पर ब्याज दे रहे हो, तो इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। और ये वाला कहाँ जाएगा फिर? ये वाला आपके इस ऋण में, ऋण खाते में, जिस भी साझेदार का आपने ऋण खाता बनाया है उसमें जाके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सेपरेट होगा। वो क्या होगा? सेपरेट। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो अब मैं बारी बारी से लिखता हूँ। वेतन, कमीशन, ये अलग अलग भी हो सकता है, इकट्ठे भी हो सकता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, वेतन के नाम पे सिर्फ बी को मिल रहा है, कमीशन के नाम पे सिर्फ ए को मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? ओनली बी के, तो बी के खाते में जाएगा। समझ में आया ना? और क्या बोलेंगे? ऋण पर ब्याज, ये यहाँ पे आएगा क्या? नहीं। फिर बच गया क्या? साझेदारों की पूंजी। अब यहाँ पे साझेदारों की पूंजी में ट्रांसफ़र करने की बात है। ये शेष ले गया बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? शेष ले गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये साझेदारों की पूंजी खाता लिखा है, तो इसका ट्रांसफ़र किस में हो रहा है? साझेदारों की पूंजी खाता में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाता। क्या लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता लिखा जाता है ना। अपोजिट नाम क्या होते हैं दूसरे? एक यहाँ पे अगर साझेदार की पूंजी खाता लिखा है, तो उसका नाम कभी भी इसमें, इसके अंदर नहीं आएगा। जिससे संबंधित है उसका नाम लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि लाभ हानि नियोजन खाता का जो शेष है वो साझेदारों की पूंजी में क्या कर दो? ट्रांसफ़र। क्या कर दो? ट्रांसफ़र। तो जब ट्रांसफ़र करके लाओगे तो क्या लिखोगे? कहाँ से आया है? लाभ हानि नियोजन खाते से। और जितना जितना इन दोनों का बनता है वो क्या कर देंगे? दे देंगे। समझ में आया? अभी तो मैंने कोई नंबर लिया नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ पे ये नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि ये कहीं से आया हुआ है, ट्रांसफ़र होके, ऑलरेडी ट्रांसफ़र होके आया हुआ है। अब इसका यहाँ पे बचा क्या? आहरण। आहरण पर ब्याज किधर आएगा? इधर किधर? इधर आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आहरण आया है, तो आहरण को बढ़ाने के लिए आहरण पे ब्याज को ही क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर करेंगे आहरण पे ब्याज, तो हम लिखेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण पर, अगर आहरण सिर्फ ए ने कर रखा है तो ए के इसमें दिखाएंगे, अगर बी ने कर रखा है तो बी के में दिखाएंगे, अगर दोनों ने कर रखा है तो दोनों के खाते में क्या दिखाएंगे? आहरण। समझ में आया? अब ये सब करने के बाद बस इतनी सी आपको याद रखनी है, फॉर्मेट इतना ही है। अब इसमें आपको क्या करना है? जिधर के टोटल ज़्यादा होंगे उसको दोनों के में लिख देने हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी का जो टोटल है 10,000 आ रहा है, तो ये 10,000 क्या कर देंगे? दोनों के में लिख देंगे। और 5,000 का आहरण और 2,000 का मान लीजिए इसका ब्याज बनता है। 5,000 का आहरण और 1,000 का ब्याज, तो क्या बोलेंगे? 6,000 कम कर दो तो बचा कितना? 4,000। तो ऐसा लिखते चलेंगे। और ये जो रहेगा शेष, और इसका मान लीजिए 20,000 लिख देते हैं। समझ आ रहा है? जिधर का ज़्यादा होगा उसको क्या करेंगे? दोनों साइड लिखेंगे,
और इसका भी अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए 6000 इनका बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा क्या, साझेदारों की पूंजी खाता का शेष लाया गया, इधर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष ले गए, हो गया। और ये शेष कब जाएगा, ये अगले साल के लिए, जब अगले साल साझेदारों की पूंजी खाता बनाया जाएगा तो फिर क्या किया जाए, यहाँ से लिखा जाएगा, ये वाला अमाउंट क्या लिखा जाएगा, अगले साल के लिए ट्रांसफ़र होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये फॉर्मेट आप लोग एक बार नोट कर लो, यहाँ से आपको ये फॉर्मेट नोट करना है, ठीक है। फिर अपन एक क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर। चलिए तो इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके बीच में है, मैंने इस क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ABC 3 साझेदार हैं, है ना, 3 नहीं बोला है लेकिन मैंने अपनी तरफ से 3 बोल दिया। ABC साझेदार हैं जो कि लाभ विभाजन, लाभ हानि को क्या करते हैं, 3:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, A, B और C। इनके बीच में लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 2 3 2 1 3 1 1 3 1 1। अब इन्होंने बोला है 1 जनवरी 2004 को, पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन मतलब बुक पुराना इसलिए 2004 बोल रहे हैं, तो 2024 बोलता है। 1 जनवरी 2004 कुछ भी है, आपको सन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 21 दिया है और बदल देता है किसी किसी बुक में, ठीक है, वो गलती से। 1 जनवरी 2004 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 है। पूंजी दे रखी इनकी कितनी दे रखी है, 10,000, 8,000 और 6,000 ये दे रखा है। और उनकी पूंजी पे 5% का क्या दिया जाता है, ब्याज। तो इस पे ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा कितना, 5%। और फिर इसके बाद बोला गया है A और एवं B को 800 और 600 प्रति वर्ष क्या दिया जाता है, वेतन। वेतन 2 जने को दिया जा रहा है, A और B को 800 और 600। ये 800 हो गए और ये 600। यहाँ तक क्लियर है। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने और वेतन देने के पूर्व। बहुत बढ़िया काम किया, पूर्व ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सारे खर्चे तो हम देंगे ना अभी लाभ हानि नियोजन खाते में। तो इन्होंने बोला है 6,200 का क्या था, वर्ष का लाभ था, मतलब ये शुद्ध लाभ है जो कि कितना है, 6,200। अब ये ए बस का नहीं है, ये तीनों का है। अभी हम क्या करेंगे, साझेदारों की पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। जब पूंजी क्या हो, अभी ये स्थायी बोला है ना, हम बोलते हैं पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो। क्या हो, पूंजी परिवर्तनशील। कल बनाएंगे स्थायी वाले के ऊपर, अभी हम बना रहे हैं पूंजी परिवर्तनशील हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, परिवर्तनशील स्थिति में साझेदारों की पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ हानि का फॉर्मेट लिख लेते हैं। कितने साझेदार है बेटा, 3 है, थोड़ा बड़ा बनेगा, ट्रिपल कॉलम कैशबुक के जैसा बनेगा। तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। आप लोग थोड़ा सा ना कॉपी में जगह बचा के, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा जगह लगता है, ठीक है, छोटू छोटू सा लिखना पड़ेगा तब जाके कहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। आप लोग पूरा लिखना ना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। और यहाँ पे हम लिखेंगे साझेदारों की, यहाँ पे डेट में नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी नहीं लिखना, नहीं आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वर्ष या समाप्ति वर्ष कौन से सन के लिए, ऐसे करके साझेदारों की पूंजी खाता। चलो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं A, B और C, A, B और C। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, मतलब खातों का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या क्या है, थोड़ा छोटू सा बना रहा हूँ क्योंकि जब अपना क्वेश्चन ही छोटा है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। अब हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, पहले पूंजी दे रखा है। क्या दे रखा है, पूंजी। बस इतनी सी जानकारी से अपने को क्या बनाना है, परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना है। परिवर्तनशील स्थिति में साझेदारों की पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये पूंजी कहाँ पे जाएगा, पहले से पता है ना, ये पिछले साल से कहीं ना कहीं पड़ा रहा होगा, क्योंकि अभी लगाता तो बताता कि साझेदारों ने अभी क्या लगाया है, पूंजी लगाया है। उनका कहना है कि इनका पूंजी इतना इतना है, मतलब कहीं ना कहीं पहले से धंधा चालू है, रनिंग कंडीशन में है। तो हम क्या बोलेंगे, शेष लाया गया।
पूंजी का यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। ए के में कितना लिखेंगे? 10,000 और 8,000 और 6,000। हो गया 10,000, 8,000 और 6,000। अब इसी पूंजी पे क्या दिया जाएगा? अब ये काम हम पहले इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेष, लाभ को लिखेंगे शेष लाया गया, जो कि कितना दिया है? कितना दिया है? 6,000। इसमें कोई समायोजन नहीं है क्योंकि ये करेक्ट वाला लाभ है। ठीक है, अब इस 6,200 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूंजी पे क्या देंगे? ब्याज, जो कि इधर आएगा। तो हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो सभी को देने हैं, है ना? सभी ने पूंजी लगा रखी, तो ए, बी और सी। कितना कितना बनता है? तो 5% निकाल लो। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500, और इसका 400, और इसका 300। तो कितना हो जाएगा? 500, 400, 300। तो लिख देते हैं 500, 400, 300। बताओ बेटा, क्या इस 6,200 में इतना पैसा दिया जा सकता है? अपने पास पर्याप्त, अपन दे सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। मतलब 5,000 बचे अपने पास। अब इस 5,000 में अभी और क्या देना है मुझे? वेतन देना है। क्या देना है? वेतन। और जो लाभ बच जाएगा देने के बाद उसको हम 3:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। अभी हम क्या देंगे? वेतन। वेतन क्या तीनों को देना है क्या? नहीं। अब यहाँ पे साझेदारों को वेतन जो है सिर्फ ए और बी को देने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए और बी, ए और बी। कितना देंगे? 800 और 600। कितना हो जाएगा? 8 6 1400। कितना हो गया? अब हमारे पास कितने बच गए? 3,600। कितने बच गए? 3600 बचे ना? कैसे 3600 बचे? मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग करिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये लिखेंगे 6,200। देखो इसके बाद तो और कोई बचा नहीं है ना? तो अपन क्या करेंगे? 6,200 दोनों साइड में क्या है? ज़्यादा है, तो हम 6,200 लिख देंगे। हो गया, लिख लिए। अब इस 6,200 में आप इतना क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो बचेगा क्या? 3600 बचेगा। कितना बचेगा? 3600। करेक्ट। अब इस 3600 का क्या करेंगे? 3:1:1 के अनुपात में बांटेंगे, है ना? तो क्या होगा? तो साझेदारों की पूंजी खाता से, साझेदारों की पूंजी खाता, और यहाँ पे हम लिखेंगे शेष ले गया, साझेदारों की पूंजी खाता। और यहाँ पे ए, बी और सी और जगह कंजस्टेड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन तीनों को बांटेंगे। लेकिन कितने टुकड़े करने हैं इस 3,600 के? 5 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 5 टुकड़े करने हैं। तो 36,000 का 5 टुकड़ा करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 36,000 का 5 टुकड़ा, 5 7 35 होता है। सॉरी 3,600 है ना? 7 5 35 होगा, 5 7 35 हो गया, एक बचा। फिर 5 1 5, 5 7 35, एक बच गया, 10 हो गया, 5 720 होगा मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा? है ना? 720 हो गया। अभी 720 इनको एक टुकड़ा देना है, मतलब 720 सी को 720 और ए को 720, बी को 720 और ए को कितना देना है? 3 टुकड़े देने हैं। तो 720 का ट्रिपल करिए, कितना हो जाएगा? 3 बार करोगे तो 3 दूनी 6, 7 या 21, और ये हो जाएगा 2,160। तो ये हो जाएगा 2,160। अब इस तरह से हमने बांट दिए। अब क्या करना है? इन्हीं को, अब यहाँ पे तो आहरण पे ब्याज है नहीं है, आहरण पे ब्याज तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? बस इधर वाले जितने भी अमाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लाके सेट करेंगे। मतलब जो जो पूंजी पे देना है, जिन जिन साझेदारों को जितना जितना देना है उनकी पूंजी के नाम पे यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले पूंजी पे क्या है? ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? यहाँ पे 500, 400 और 300। ध्यान से पेस्ट करना ना, यहाँ पे 500, 400 और 300 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने पूंजी को ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? वेतन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेतन, साझेदार का वेतन सिर्फ ए और बी को देना है, 800 और 600। और फिर ये जो साझेदारों की पूंजी खाता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनका शेष है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। आप पूरा लिखना ना,
लाभ हानि नियोजन खाता, और वहाँ से कितना कितना 2160, और इसका हो जाएगा 720 और ये 700। इसको ऐसे टिक कर देना छोटा सा, ठीक है, खाली स्थान मत छोड़ना। फिर तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ छोड़ा गया, छूट गया है। छूटा नहीं है, हमने जानबूझ के छोड़ा है। अब क्या करेंगे, टैली करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देख लिया है फॉर्मेट, ठीक है। चलो क्या होगा, इनका टोटल करिए बेटा। अब यहाँ पे तो आहरण वगैरह है क्या, कुछ नहीं है। आहरण रहता तो लिख देता, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आहरण पे ब्याज है, अगर आहरण ही नहीं है तो आहरण पे ब्याज का कोई सेंस है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। करिए, टोटल कितना आता है, ये 10,000 8 3 13,460 कितना आ जाएगा, 13,460, 400 आएगा ना। 8 5 13 और 1 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया 1,000 9,720, 9,720 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और इसको करोगे 6,000 7,020 कितना हो जाएगा, 7,020। वही चीज़ें हम यहाँ पे भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 13,460, 9,720 और 7,020। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं पहले घटाने के लिए, तो जो बच यही है ना, वही अमाउंट ही क्या रहेगा, शेष है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेष ले गए, अरे ले गए, जैसे भी है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13,000, कुछ अमाउंट रहता तो घटा के यहाँ पे बैलेंस लिखता, 9,720 और 7,020। मज़े की बात बताऊँ, देखो इन सबको जोड़ो, 10,000 8,000 6,000 कितने हो गए, 24,000 कितने हो गए। हमारे लाभ कितने थे, 24,000 में 6,200 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30,200। कितना हो जाएगा, 30,200। और इसको भी जोड़ोगे 30,200 ही आना चाहिए। करके देख लो, इसको लिखो आप कहीं पे, 13,460 और 9,720 और 7,020 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो गया 4 11 और 1 12 का 2 हासिल में गया 1, 9 और 10 और 20 का 0 हासिल में गया 2। ये क्यों हुआ पता है ना, हमने क्या ही किया, हमने कुछ नहीं किया, पहले की तरह ही हमने पूंजी पे ले जाके जो क्या था लाभ था उसको हमने जोड़ दिया है। तो उतना ही तो होगा ना, पहले पूंजी उस पे लाभ जुड़ेगा तो शेष की पूंजी बचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि साझेदारों की जो पूंजी थी उसमें क्या जुड़ चुका है, अब लाभ का हिस्सा जुड़ चुका है। लेकिन जोड़ा बराबर नहीं है, हमने जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसे काम किया और उसके बाद जोड़ा है। तो पहले जो पूंजी थी वो उतना ही बढ़ेगा जितना कि लाभ था। समझ में आया कि नहीं आया, क्या इससे ज़्यादा बढ़ सकता है क्या इनकी पूंजी, नहीं बढ़ सकता ना। 6,000 को ही तो बांटे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो शुरुआत में 10 8 6 था उसको आप इतने को देखो, ये सब मिला के ना एक्चुअल में कितना है, 6,200 है कि नहीं। अब इसी 6,200 को आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार से दिखा रहे हो। और ये क्या है, ये क्या है, बदल गई कि नहीं बदली, बुला लो। तो यहाँ पे ये कितना है, ये है भूमि। चलो यहाँ पे बताओ बेटा कि यहाँ पे ये बदला क्यों है, क्योंकि हमने लाभ को क्या किया है, सबको बांट दिया है। समझ में आया ना। और उतना ही बदला है जितना कि ये लाभ क्या था, बचा था। समझ में आया। और ये देखो शुरुआत में पूंजी कितनी थी, 10,000 8,000 और अगले साल के लिए ये पूंजी कितनी हो गई है, 13,400 और ये 9,720 और 7,020। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्या बोला जाता है, बदल गई ना पूंजी। पहले पूंजी कुछ और थी, आज पूंजी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बदल चुकी है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता। जब भी हम परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हैं तो वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक खाता एक्स्ट्रा खोलना पड़ता है और वो है साझेदारों की पूंजी खाता। समझ में आया। चलिए इसके बाद के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो भी बताया गया, सिखाया गया, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।